एक गांव में नारसिंह भाई नाम का गुंडा रहता था। वो दुकानदारों से हर महीना हफ्ता वसूल करता था। एक दिन एक नया दुकानदार उससे, आपको हर महीना हम क्यों पैसे दें? तो नारसिंह भाई उसे खींचकर एक लाफा मारा। तुम जो दे रहे हो वो हफ्ता नहीं, वो सिक्योरिटी फीस है रे। मैं तुम्हारे दुकानों का रखवाला करने के वजह से ही तुम्हारे दुकानों में लूटपाट नहीं हो रहा है। जिस दिन तुम लोग पैसा देना बंद कर दोगे, समझो उस दिन से तुम्हारा दुकान खाली। वो सब डर गए। वैसे ही नारसिंह भाई अमीरों से पैसे लूटकर उस गांव के किसानों के जमीनों को जबरन कब्जा करता था। एक दिन रामराज नाम का किसान उसके घर पे उदास होके लौटा। उसको देखकर उसका बेटा टिंकू, क्या हुआ पापा, वैसे क्यों हो? सब कुछ खत्म हो गया रे। वो नारसिंह हमारे जमीन पे कब्जा कर दिया। इतने दिनों से हम उसी जमीन पे निर्भर होके जी रहे। अब हमें खाने के लिए भी वांदे पड़ेंगे। किसी भी मंदिर के सामने बैठ के भीख मांगना ही अभी हमारा नसीब है। कौन है ये नरसिंह भाई? उसके बारे में पता लगाना होगा, सोचा। एक दिन नारसिंह भाई एक आदमी के पास कुंडली दिखा रहा था। वो नारसिंह को ऐरी गैरी बातें बता के उससे पैसे लूट लिया। टिंकू वो सब देखा। ओहो, तो फिर इसे ज्योतिषवाणी पर भरोसा ज्यादा है, इसकी कमजोरी पे ही मानना होगा, सोचा। टिंकू उस गांव के नाटक कंपनी के पास गया। वहां पे नाथुराम नाम के रंगमंच के अभिनेता से जाकर मिला। टिंकू अपने जमा किए हुए पैसे सारे उसे देकर कुछ उसे बोला। अगले दिन नाथुराम एक बाबा के भेष में नारसिंह के घर पे आया। स्वामी, आप कौन है? हमारे घर पे क्यों पधारे? अशुभ, विध्वंस, विपत्ति, विनाश सूचना। तो नारसिंह भाई डर के मारे, क्या हुआ स्वामी? क्या मुझे कोई आपत्ति आने वाली है क्या? अरे दुष्ट मानव, मुझे वो दरिद्र देवता तुम्हारे घर पे भेजी। तो नारसिंह कांपते हुए, वो क्या है? जल्दी बताइए स्वामी, मेरा पसीना छूट रहा है। तुझे भूमि आपत्ति है रे मूर्ख। भूमि आपत्ति? ये क्या है? मैंने पानी की आपत्ति सुना है, ये मैंने कभी नहीं सुना। उल्टा प्रश्न मत कर रे पाखंडी। तुझे अब इस धरती पे खड़े रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब से तुझे हवा में या तो पानी में बसर करना होगा। धरती पे कदम रखा तो तेरे पैरों के नीचे जमीन छील के तू अंदर पाताल में चला जाएगा। अब तेरा अंतिम घड़ियां शुरू हो गए दुष्ट। क्या करना है तू ही निर्णय ले। चलता हूँ। नारसिंह भाई घबरा के आके वहाँ पे रहा पानी के टंकी में जाकर बैठ गया। उसकी पत्नी आकर, ओ जी, क्या है जी? पानी की टंकी में क्यों बैठ गए? खाने के लिए आइए। अरे ओ भगवान, मैं जमीन पे कदम नहीं रख सकता। खाने के लिए तू यहीं पे लेके आ। वैसे नारसिंह बहुत दिन वो पानी के टंकी में ही रहने लगा। इस बीच टिंकू गांव वाले सभी को ये विषय बताया। एक दिन नारसिंह के घर के सामने एक स्विमिंग पूल बस आके रुकी। वो देखकर उसकी पत्नी, ओ जी, क्या है जी? उस बस के ऊपर स्विमिंग पूल है। और कितने दिन यहाँ इस टंकी में पड़ा रहूंगा? बाहर मेरा पूरा धंधा चौपट हो गया है। हफ्ता वसूल करना, जमीन का कब्जा करना सब बंद पड़ गए। इसलिए स्विमिंग पूल बस का मैंने ही बंदोबस्त किया है। वैसे नारसिंह उस बस के ऊपर रहा स्विमिंग पूल में बैठकर दुकान रहे गलियों में गया। वो बस को एक जगह पे रुका के, ओए सब जाके महीने का सिक्योरिटी फीस वसूल करो रे। तू नीचे उतर के आएगा तो ही हम पैसे देंगे। ऐसे तू पानी में रह के हमसे पैसा लेगा तो हमें अपशकुन होगा। तब सभी हाँ, नीचे उतर के आओगे तो ही देंगे। नारसिंह लाचार होकर वहाँ से निकल गया। वो बस वैसे खेतों के पास गई। ओए, सबको अपनी अपनी जमीनें खाली करने के लिए कहा था ना, क्यों अब तक नहीं किए? जाओ यहाँ से। वहीं पे रामराज के साथ खड़ा टिंकू, क्या
अंकल स्विमिंग पूल में रहकर डरा रहे हैं। इनके पास आकर डराओगे तभी तो ये लोग डरेंगे ना। आइए आकर उन्हें मार मार कर यहाँ से भगाइए। फाइटिंग देखना मतलब मुझे बहुत पसंद है। मेरी नजर में आप बहुत बड़े हीरो हैं अंकल। जल्दी आइए, इनसे फाइट कीजिए ना अंकल, प्लीज। तू चुप करना रे बच्चे। तेरे एंटरटेनमेंट के लिए मैं अगर नीचे उतरा तो मैं हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाऊंगा। अरे जल्दी यहाँ से बस को निकालो रे। बस वहाँ से चला गया। सभी टिंकू का अभिनंदन किए। वैसे नारसिंह अपनी बाकी जिंदगी पानी में ही बिताया। एक गांव में हरिदास नाम का एक बूढ़ा किसान हुआ करता था। उसके हुए 2 एकड़ में बहुत मेहनत से वो खेती करता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी भी उसे खेती के लिए मदद करती थी। एक दिन लक्ष्मी हरिदास से, क्यों जी, हम 2 बूढ़े मिलके इस 2 एकड़ की जमीन में खेती कर रहे हैं और हमारे पोते को हम शहर में कोई इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, क्या वो लायक बनेगा? अरे पगली, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है। हम कितना भेज रहे हैं? शहर में कितना खर्चा होता है मालूम है तुझे? वो बहुत संभाल के पढ़ रहा है। वैसे हमारे बहू और बेटा जिंदा होते तो उसकी नौबत ऐसी होती क्या? तू उसके बारे में कुछ फिक्र मत कर, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा। एक दिन हरिदास लक्ष्मी दोनों मिलके अपने खेत के पास आए तो रातों रात किसी ने वहां पे पोल्ट्री फार्म खोल दिया। वो देखकर वो लोग चौंक गए। उतने में राहुल देव नाम का एक आदमी उनके पास आके, कौन है आप लोग? मुर्गी अगर चाहिए तो 4 दिन के बाद आइए, अभी अभी फार्म शुरू हो रहा है। हमें कौन है बोल रहा है? हमारे जमीन में पोल्ट्री फार्म खोल के हमें ही मुर्गी खरीदने के लिए बोलेगा? सोने जैसा जमीन है हमारा, कल ही बी बोए थे, पूरा नुकसान कर दिया। रुक, अब भी जाके तेरे खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। कंप्लेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। एसआई साहब यहीं पर है, बुलाता हूँ, रुकिए। कहकर एसआई साहब थोड़ा इधर आइए। एसआई वहां पे आया। एसआई साहब, देखा ये अन्याय? मेरे जमीन में रातों रात शर्ट डाल के इसने कब्जा कर दिया है। तुरंत इन्हें बाहर निकाल के अरेस्ट करवा दीजिए। एसआई को क्या बोलना है समझ ना आके वो हड़बड़ा रहा था। क्या साहब सोच रहे हैं आप? मैंने तो आपको कागजात दिखाए थे ना, उन्हें बताइए ये जमीन किसका है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ज्यादातर जमीन इन्हीं के नाम पे है। उसी जगह पे वो अपना पोल्ट्री फार्म खोले। ये सामने का जो 30 गज दिख रहा है वो आपका है। लॉ के मुताबिक ये जमीन इनका है। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मुझे माफ कीजिए। ये बहुत अन्याय है। हम पिछले 30 साल से यहाँ पर खेती कर रहे हैं, हमारे पास इसके कागजात भी है, चाहो तो लेकर आऊंगी। 30 साल पहले के पुराने फटे कागजात अब काम नहीं आएंगे। मेरे पास लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स है। मैं अगर कोर्ट में लेकर जाऊंगा तो 20 साल के बाद फैसला मेरे तरफ ही आएगा। तब तक आप दोनों मर भी चुके होंगे। बेकार में झगड़ा मत कीजिए, नहीं तो अरेस्ट करवा दूंगा। वो सामने के 30 गज में आपको जो करना है कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हरिदास लक्ष्मी लाचार होके वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद उनका पोता सुशांत शहर से गांव आया। क्या दादाजी, हुआ क्या है? मुझे पड़ोस के चौधरी साहब ने फोन करके बताए, आप लोग क्यों नहीं बताए मुझे? ये सारी बातें अगर तुझे बताऊंगा कहीं तेरा पढ़ाई खराब क्यों ना हो, ये सोच के बताई नहीं बेटा। कहकर घटी सारी बातें वो सुशांत को बताया। अच्छा ठीक है, तो फिर उसके फार्म के सामने जो 30 गज है वो बस है हमारे लिए। आप कुछ फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। सुशांत बहुत दिनों तक मेहनत करके एक बड़ा एयर कूलर बनाया। घर जितना बड़ा एयर कूलर को देख के हरिदास और लक्ष्मी दोनों आश्चर्य हो गए। सुशांत उस एयर कूलर को पोल्ट्री फार्म के सामने रहा उनके 30 गज जमीन पे रखा। राहुल देव क्या हो रहा है आतुरता से देखा। सुशांत तब उस एयर कूलर को ऑन किया। बात खत्म। वो पंखुड़ियों का सेट एकदम से हवा में उड़ गए। वहां पर रहे मुर्गी सभी हवा में उड़ने लगे। वो चारों तरफ उड़ने लगे। फिर रुको, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां भाग रहे हो, कहां भाग रहे हो कहते हुए उन मुर्गियों के पीछे भागा। वो मुर्गियां सभी उड़ते हुए भाग गए।
राहुल देव सुशांत के पास आकर, ए क्या किया रे तूने, कहकर चिल्लाया। तू दोबारा पोल्ट्री फार्म डालेगा तो यही दोहराऊंगा। ए मैं तेरे ऊपर पुलिस कंप्लेंट दूंगा। उतने में एसआई आके, राहुल देव साहब, लॉ के मुताबिक वो अपने जमीन में कुछ भी कर सकते हैं। हवा के लिए एयर कूलर लगाए, वो उनकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी जमीन में आप कितने बार भी पोल्ट्री फार्म डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तब राहुल देव को मामला समझ में आया। तुरंत वो उस जगह को छोड़ के शहर चला गया। एसआई सुशांत की बुद्धि को देखकर प्रशंसा किया। लक्ष्मी और हरिदास खुश हुए।